अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं एक्चुअली वो दो अलग अलग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उनमें से पहला टॉपिक है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी बरकी रॉ का मैग्नातीसी असर, और दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी बरकी मैग्नातीसी अमाला। मैं इन दोनों चैप्टर्स मतलब ये दोनों जो टॉपिक्स हैं इन दोनों टॉपिक्स की बहुत ही ज़्यादा पहले बेसिक्स से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा ताकि आपको हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ ध्यान में आ जाए। ओके, तो देखिए शुरुआत हम करते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो मादा यानी मैटर से मिलकर बनी हुई हैं। और आपको पता है कि मैटर जो है उसको हम तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, तीन किस्मों में, तीन टाइप्स में, जिनमें से मादे की एक टाइप जो है वो सॉलिड है, एक टाइप लिक्विड है और एक टाइप गैस है। ओके, अब अगर हम सॉलिड, लिक्विड या गैस इनमें से कोई भी चीज़ अगर लें और उसको एकदम माइक्रो लेवल पर यानी एकदम छोटे लेवल पर अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है कि ये लोग जो हैं बेइंतहा छोटी हालत में जिस चीज़ से मिलकर बने होते हैं उसे हम आम तौर पर एटम और उर्दू में आम तौर पर हम उसे जौहर कहते हैं। यानी दुनिया की हर चीज़, इस दुनिया में पाया जाने वाला जो भी मादा है, दुनिया की तमाम चीज़ें जो है वो छोटे छोटे से जिन ज़र्रात से मिलकर बनी होती हैं उन्हें आमतौर पर हम एटम कहते हैं। ओके, अब सवाल ये आता है कि एटम जो है हम उसकी बनावट के बारे में क्या जानते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप याद रखो एटम जो है वो ऐसा गोल स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब कुर्रा नुमा, फुटबॉल जैसी गोल चीज़ होती है। इसके बिल्कुल बीचों बीच में एक बहुत छोटा सा एक सॉलिड जिस्म पाया जाता है जिसे आमतौर पर न्यूक्लियस यानी मरकज़ा कहते हैं। तो ये जो चीज़ है ये मरकज़ा यानी न्यूक्लियस है। उसके चारों तरफ ये जो इलाका है तो यहाँ पर ये पूरी तरह से खला है यानी वैक्यूम है। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो इस मरकज़े के अंदर इसमें बारीक बारीक दो किस्म के ज़रात पाए जाते हैं। वो जो ज़रात हैं उनमें से एक को कहते हैं प्रोटॉन, ओके, और दूसरे ज़र्रे को कहते हैं न्यूट्रॉन। और ये जो खाली जगह जो है, खला जो है, वैक्यूम, यानी यहाँ पर ये जो खला जो है एक्चुअली इसे यानी वैक्यूम कहेंगे इंग्लिश में। इसमें छोटे छोटे ज़रात जो है वो ऐसे गोल दायरों के अंदर, दायरवी मदारों के अंदर वो घूमते रहते हैं। वो जो गोल घूमने वाले जो ज़रात हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता। ओके, तो ये इस तरीके से इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो इसमें घूमते रहेंगे। ये है एटम का बिल्कुल सबसे आसान और एक तरतीबी खाका। यानी हम एटम को इस नज़र से देखते हैं। कोई भी एटम, दुनिया का किसी भी एलिमेंट, किसी भी अंसर का अगर आप जौहर लेंगे तो उसका डिज़ाइन ऐसा ही होगा। बीच में मरकज़ा, मरकज़े के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और मरकज़े के अतराफ खाली जगह, उस खाली जगह के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि जैसा आप लोग देख रहे हो कि हमारे पास अब बुनियादी तौर पर तीन पार्टिकल्स हो गए, मतलब छोटे छोटे जिनको बुनियादी या फंडामेंटल पार्टिकल्स हम कहेंगे। उनमें से एक नंबर पर आ गया इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिव है, दूसरे नंबर पर आ गया प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव है, तीसरे नंबर पर आ गया न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल है, मतलब मोतदिल है, उसके ऊपर कोई बरकीबार, कोई चार्ज नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखें कि अगर हम तादाद के लिहाज से अगर हम बात करें, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है ये लोग कितने होते हैं, तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन ये है कि जब हम किसी एटम की बात करते हैं, जौहर की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो तादाद है वो बिल्कुल इक्वल होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी जितने निगेटिव पार्टिकल होंगे उतने ही पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे। और यही वजह है कि जब आप इन सब का टोटल करोगे तो आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। इसीलिए एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। मतलब दुनिया के किसी भी एलिमेंट का जब आप जौहर या एटम की बात करते हैं तो उसके ऊपर कोई बरकीबार नहीं होता। उसका जो बरकीबार या उसका जो चार्ज होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है, यानी उसको हम न्यूट्रल चार्ज कहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये पूरा ध्यान में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि मान लो मैंने यहाँ पर कोई एक चीज़
लिया हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मान लो मैं कोई एक मेटल ले लेता हूँ। ओके, अगर मैंने यहाँ पर कोई एक मेटल मतलब धात, ज़रूरी नहीं है कि आप धात ही लो, आप अधात वगैरह भी ले सकते हो। ओके, दुनिया का कोई भी एक एलिमेंट ले सकते हो। मैंने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे एक मेटल ले लिया हूँ। मेटल्स में भी हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं सोडियम, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में है और 1 इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में है। ओके, तो इसमें ये जो मेटल, ये सोडियम जो है, इसमें ये जो आखिरी मदार वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इतना लूज होगा मरकज़े के साथ में कि वो उसको खो देना पसंद करेगा। उसको, वो लूजली बाउंड होता है, मतलब वो उसको खो देता है। तो जब हम किसी मेटल का, या मान लो सोडियम का ही अगर हम एक खाका बनाना चाहें, तो हम यहाँ पर ये इस तरीके से सोडियम के एटम्स बना सकते हैं। मान लो कि ये सोडियम के एटम्स हैं गोल दायरों के अंदर जो आप देख रहे हो। तो अब जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन आखिरी मदार में है जिसको वो निकाल देता है, बाहर कर देता है। तो अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जैसे यहाँ से इस एटम ने ये वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, ये वाले एटम ने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ निकाल दिया, इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाला, इसने ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसने यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन ये वाला, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रॉन ये वाला, इसका इलेक्ट्रॉन ये वाला। तो अब आप एक चीज़ देखो कि हर किसी ने, हर एटम ने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। जब ये लोग अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो खुद ब खुद मामला क्लियर हो जाता कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया मतलब एक निगेटिव कम हो गया, एक निगेटिव कम हो गया मतलब इनके ऊपर एक एक पॉजिटिव बरकी बार आ जाएगा। तो ये सब के सब पॉजिटिव बरकी बार वाले लोग होंगे। ओके, इन्हें हर एटम के ऊपर पॉजिटिव बरकी बार आ जाएगा। अब हम इस एटम को एटम ना बोलकर इसे आयन कहेंगे। ओके, आप याद रखो, जब किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज आ जाता है तब उसे एटम नहीं कहा जाता बल्कि उसे आयन कहते हैं। एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव बरकी बार आया तो उसको पॉजिटिव आयन कहेंगे, एटम के ऊपर अगर निगेटिव बरकी बार आया तो उसे निगेटिव आयन कहेंगे। मतलब आयन जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं, होते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एटम में से बाहर आ गए, इन्होंने यहाँ पे आयन्स तैयार हो गए। अब ये जो आयन्स है ये अपनी अपनी जगह पर फिक्स रहेंगे, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे इधर उधर, ये कहीं भी घूम सकते। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन मेटल को छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं बाहर जाएंगे? तो उसकी वजह यह है कि ये पॉजिटिव आयन्स और निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान एक कुव्वत, एक कशिश होती है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उर्दू में हम उसे कहेंगे बरकी सुकूनी कुव्वत। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है इन आयनों के साथ जुड़े हुए रहेंगे और यही वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन भले ही इस मेटल के अंदर घूमते रहेंगे आज़ादाना तौर पर, लेकिन ये मेटल को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिए कि इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता, यानी आज़ाद इलेक्ट्रॉन। तो आज़ाद इलेक्ट्रॉन का मतलब यह है कि वो आज़ादाना तौर पर इसमें घूम सकते हैं, लेकिन वो आज़ादाना तौर पर मेटल को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। वो आज़ाद इतने होते हैं कि वो मेटल के अंदर घूम सकते हैं, मेटल के अंदर वो आज़ादाना तौर पर घूमेंगे। उन्होंने अपने अपने एटम को छोड़ दिया है लेकिन वो मेटल को नहीं छोड़ सके। ओके, मेटल के अंदर वो घूमते रहेंगे। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी मेटल जो है वो बेसिकली ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। यानी जब हम किसी मेटल का कोई नमूना अगर हम लें तो हम ये बोल सकते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का समंदर है। ओके, तो ये कहानी होती है किसी मेटल की या किसी मतलब कोई भी सॉलिड के लिए आप ये बात कर सकते हो। बस मामला सर सिर्फ इतना है कि समझाने के लिए मैंने मेटल इसलिए लिया हूं क्योंकि वो आज़ादाना तौर पे इलेक्ट्रॉन खो सकते हैं। किसी और एलिमेंट को आप लेंगे मे भी पॉसिबल है कि वो इलेक्ट्रॉन जस्ट करने वाला होगा। ओके, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, इस पिक्चर के अंदर ये जो आपके सामने जो खाका भी नज़र आ रहा है, इससे एक चीज़ तो हमको समझ में आ गई कि मेटल के अंदर पॉजिटिव आयंस होते हैं, उसके अंदर निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सैंपल में ये जो आपके सामने जो बना हुआ है दिख रहा है, इसमें कितने आयंस हैं, मतलब पॉजिटिव आयंस की तादाद। ओके,
तो अगर पॉजिटिव आयंस की तादाद अगर पूछी जाए तो जैसे फिलहाल ये सैंपल के अंदर बात करेंगे तो वो 9 है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो क्योंकि हर एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इसका मतलब इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैं चार्ज की बात करूं, ओके, अब आप अपना दिमाग चार्ज की तरफ लेके जाओ। अगर हम चार्ज की बात करेंगे तो क्योंकि पॉजिटिव आयन 9 है, इसका मतलब इनका जो चार्ज हुआ वो +9 हुआ, और निगेटिव इलेक्ट्रॉन 9 है, इसका मतलब इनका जो चार्ज है वो -9 हुआ। तो जब मैं इन सब का टोटल करूंगा, यानी टोटल चार्ज अगर मैं इस मेटल के सैंपल का लूंगा वो 0 आएगा। ओके, यानी इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की कोई भी मेटल का अगर आपने कोई पीस लिए, कोई भी मेटल का टुकड़ा अगर आप अपने हाथ में लेते हैं तो उसके अंदर ओवरऑल टोटल चार्ज 0 होता है। और क्यों 0 होता है? हालांकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आज़ाद हैं, आज़ाद इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उसके अंदर, लेकिन फिर भी टोटल चार्ज 0 आएगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही उसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी हैं। ओके, जिनकी वजह से वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ओवरऑल मिलाकर उनका चार्ज जो है वो 0 हो जाएगा। ओके, अब आगे हम एक काम कर सकते हैं। आप देखिए, अगर मैं इस मेटल को रब करता हूं, मतलब फ्रिक्शन की बात मैं कर रहा हूं, रगड़ने की, तो अगर मैं इस मेटल को किसी और के साथ में अगर रगड़ना शुरू कर दूं तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर वहां चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। ओके, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स को कम ज्यादा किया जा सकता है तो फ्रिक्शन के जरिए। ओके, नंबर 2, मान लो कि मैं इसको गर्म करता हूं, हीटिंग यानी आग लगाते हैं और उसको आग के ऊपर रख देते, गर्म करते हैं इसको। या आग अगर नहीं लगाना है तो और भी दूसरे बहुत सारे तरीके हैं जिनके जरिए हम इसके अंदर हीट एनर्जी इसको दे सकते हैं, हरारती तवानाई। तीसरा मामला, मैं इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करता हूं, मतलब इसके ऊपर मैं रोशनी डालता हूं। रोशनी जो है, नूर जो है, वो भी, लाइट भी एक एनर्जी है, वो एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेगी और फिर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब ये 3 अलग अलग तरीकों के जरिए आप इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। ओके, अब आप इमेजिन करो, सपोज करो कि आपने यहां पर इस पर्टिकुलर ये जो सैंपल है, जैसा कि अभी हमने देखे थे कि इसके पास +9 चार्ज है, इसके पास -9 चार्ज भी है, और इसलिए इनका टोटल जो है वो 0 है। लेकिन इमेजिन करो कि अभी जो मैंने 3 प्रोसेस लिखा था कि गर्म करना या रगड़ना या नूर की तवानाई इसके ऊपर डालना, ये अमल अगर किया जाए और इसमें से सपोज करो कि इसमें से ये और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, अगर इसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, ओके, फॉर एग्जाम्पल, सब तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि 2 निगेटिव इसमें से कम हो जाएंगे। अब यहां आप एक चीज देखो कि इसके अंदर के प्लस वाले जो चार्जेस हैं, आयंस, वो तो उतने ही हैं जितने पहले थे, मतलब +9 तो ऑलरेडी पहले से है। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब अब जो बाकी बचे, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बाकी बचे हैं वो 7 ही है, उनका चार्ज होगा -7। और जब आप अब इनका टोटल करोगे आपको आंसर मिलेगा +2। इसका मतलब इस सैंपल के ऊपर +2 बर की बार आ गया है। 2 इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से इस सैंपल के ऊपर +2 बर की बार जो है वो आ गया। तो इस तरीके से जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं दुनिया में, कोई भी ऑब्जेक्ट आप लो, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, उसके ऊपर चार्जेस इसी तरीके से आते हैं। ओके, अब मैं अपनी इस पूरी बात को, मुझे यकीन है कि आपको यहां तक पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं उस टॉपिक के ऊपर आता हूं जो मुझे शुरू करना है और जो आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। आप लोग देखो, सपोज करो आपके पास ये एक जिस्म है ए, और इसकी टेंडेंसी ये है कि ये इलेक्ट्रॉन खोने वाला है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। और एक दूसरा जिस्म है बी, और इसकी टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन को जज्ब कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ये गेन करने वाली इसकी टेंडेंसी है। तो जब जब ये ए जो है, जब ये इलेक्ट्रॉन खोएगा तो ऑटोमेटिक इसके ऊपर पॉजिटिव बर की बार आएगा, और बी जब इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ऑटोमेटिक उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज होता है आमतौर पर उसको +Q लिखते हैं, और जो निगेटिव होता है उसको आमतौर पर -Q लिखते हैं। लेकिन ये सारा का सारा मामला जो है ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि सारा खेल इलेक्ट्रॉन का है। जब किसी जिस्म में से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते, ऑटोमेटिक वो जिस्म पॉजिटिव बर की बार बन जाता, और जब इलेक्ट्रॉन किसी जिस्म के अंदर आ जाते, ऑटोमेटिक वो जिस्म निगेटिव बर की बार बन जाता है। ओके, तो ये कहानी थी पॉजिटिव बर की बार और निगेटिव बर की बार वाले जिस्मों की। मतलब सवाल ये हुआ कि जिस्मों को चार्ज, मतलब चार्जेस का क्या कंसेप्ट है।
तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, चार्जेस का सिंपल कंसेप्ट है, चार्ज बॉडीज जो होती हैं, मतलब बरकाए हुए जिस्म या चार्ज करे हुए जो जिस्म हैं, वो दुनिया में दो तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड या निगेटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब होता है वो लोग जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और निगेटिवली चार्ज का मतलब होता है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन हासिल किया। ओके, तो ये तमाम बातें जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये याद रखो आप लोग के बड़े जिस्मों के लिए लागू होती है, यानी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। इस दुनिया में जितने भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं जो बड़े हैं, ओके, बड़े जिस्म, बड़े का मतलब बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं है, ये पेन की साइज़ का भी हो सकता है, पेन का ये जो कवर है इसके भी साइज़ का आप ले सकते हो, इसको भी हम एक्सटेंडेड कहेंगे, क्योंकि ये लोग एटम के या मॉलिक्यूल के लेवल पर बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए इनको बड़े जिस्म या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। उनके लिए ये बात लागू होती है। आप लोग ये वाली बात प्रोटॉन के लिए नहीं कह सकते। ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बड़े जिस्म जो है दुनिया के चार्ज बॉडीज पॉजिटिवली चार्ज कब होते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। आप में से किसी के दिमाग में आएगा कि मान लो मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव प्रोटॉन लेता हूँ, तो क्या प्रोटॉन जो है उसने भी इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है इसलिए वो पॉजिटिव बना? किसी के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि मान लो ये एक प्रोटॉन है और हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव बरकी बार है, तो क्या ये प्रोटॉन जो है ये भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद प्रोटॉन बना है? तो बिल्कुल नहीं। आप याद रखो कि प्रोटॉन पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि वो एक बुनियादी चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज है। दुनिया में फंडामेंटल चार्ज दो ही हैं, पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज की अगर आप बात कर रहे हो, बुनियादी बरकी बार या बुनियादी चार्ज की अगर आप बात कर रहे हो तो प्रोटॉन, और बुनियादी दूसरा जो निगेटिव चार्ज है उसकी बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन। ये लोग बुनियादी हैं, मतलब यहां से तो कंसेप्ट शुरू होता है। ये खुद मतलब इनके खुद के बारे में हम ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव इसलिए है क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, वो तो खुद ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, वो बुनियादी, वो फंडामेंटल चार्ज है। ओके, ये थी बात चार्ज्ड बॉडीज की और फंडामेंटल चार्जेस की। ओके, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। मान लो कि आपने एक पॉजिटिव या निगेटिव बरकी बार लिया यहाँ पर, और ये जो बरकी बार है मान लो कि ये बिल्कुल अपनी जगह पर स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब साकिन है, एकदम रुका हुआ है। ओके, जब ये जिस्म रुका हुआ रहेगा, आप याद रखो इसके चारों तरफ एक इलाका बन जाएगा, एक ऐसा इलाका बन जाएगा कि अगर आपने कोई दूसरा बरकी बार इसके अंदर लेकर आए तो वो या तो इसके तरफ कशिश करेगा या वो इससे दूर भागेगा। ओके, जैसे मैं और ज़्यादा क्लियर करके बता देता हूँ। मान लो कि आपने यहाँ पर पॉजिटिव बरकी बार लिए और अब आप एक दूसरा पॉजिटिव बरकी बार Q1 लो और उसको इसके अंदर लाने की कोशिश करो, आप देखेंगे वो नहीं आएगा, क्योंकि आपको सबको मालूम है कि पॉजिटिव पॉजिटिव बरकी बार एक दूसरे को रिपेल करते, दूर भागते, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा बल्कि भाग जाएगा। और अगर आप यहाँ पे निगेटिव बरकी बार लेते हैं वो फौरन कशिश कर लेगा। ये जो इलाका है इसे हम कहते हैं बरकी मैदान। ओके, मतलब इंग्लिश में हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है किसी बरकी बार के चारों तरफ पाया जाने वाला वो इलाका जिसके अंदर बरकी सुकूनी कुव्वत का असर पाया जाता। आप देखो ये निगेटिव बरकी बार इसकी तरफ क्यों आया, क्योंकि बरकी सुकूनी कुव्वत कशिश है। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव बरकी बार लाऊंगा ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, ये अंदर नहीं आना चाहेगा क्योंकि इनके दरमियान कुव्वत दफा होगी, वो भी बरकी सुकूनी कुव्वत दफा है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड या बरकी मैदान का मतलब होता है बरकी बार के चारों तरफ पाया जाने वाला वो इलाका जिसके अंदर बरकी सुकूनी कुव्वत कशिश या बरकी सुकूनी कुव्वत दफा पाई जाती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड या बरकी मैदान होता है। ओके, ये थी कहानी रुके हुए बरकी बार की, यानी अगर आपने कोई एक बरकी बार लिया और वो रुका हुआ है तो उसके चारों तरफ बरकी मैदान बनेगा। ओके, अब आप इमेजिन करो कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव बरकी बार है यहाँ पर ऐसे, और अब ये रुका हुआ नहीं है बल्कि किसी वजह से ये इस सिमत में, मतलब ये पर्टिकुलर ये वाली डायरेक्शन के अंदर मान लो कि ये v रफ्तार से हरकत कर रहा है। तो अगर ये v रफ्तार से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब ये हरकत करेगा
तो आप लोग देखेंगे कि इसके चारों तरफ बरकी मैदान तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ में और एक नई फील्ड इसके अंदर आ जाएगी, और वो जो नई फील्ड है उसका नाम रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। उर्दू में हम इसे कहेंगे मैग्नातीसी मैदान। मैग्नातीसी मैदान, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बरकी बार रुका हुआ है तो उसके चारों तरफ बरकी मैदान है, और अगर वही वाला बरकी बार हरकत में आ गया, अगर वो बरकी बार आगे बढ़ जाता है, तो फिर अब वो जो इलाका बनाएगा, उसके चारों तरफ जो इलाका बनेगा, वो बरकी मैदान के साथ साथ मैग्नातीसी मैदान भी रहेगा। यानी उसके अंदर बरकी मैदान तो रहेगा ही खुद, क्योंकि वो तो बरकी बार है ना, इसलिए बरकी मैदान तो है, लेकिन जब वो बरकी बार आगे बढ़ेगा, जब वो हरकत करेगा, तो उस बरकी बार की हरकत की वजह से और एक नई चीज तैयार हो जाएगी, एक नया मैदान तैयार हो जाएगा, जिसका नाम है मैग्नातीसी मैदान, या इंग्लिश में हम उसे मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ओके, तो अब आपके डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दोनों का ताल्लुक बरकी बार से है। ओके, यानी बरकी बार जो है वो ओरिजिन है। बरकी बार जो होता है प्लस माइनस बरकी बार जो रहेगा, ये बरकी बार ओरिजिन है, ये मंबा है, ये सोर्स है दोनों लोगों का। मतलब कौन दो लोगों का? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मंबा है और ये मैग्नेटिक फील्ड का भी मंबा है। बरकी मैदान भी इसी से शुरू होगी, मैग्नातीसी मैदान भी इसी से शुरू होगी, लेकिन दोनों में फर्क है। बरकी मैदान बनाना है, इसको रोक के रखना पड़ेगा। अगर बरकी बार रुका हुआ है, बरकी मैदान तैयार होगा। अगर ये बरकी बार हरकत कर रहा है, मैग्नातीसी मैदान तैयार हो जाएगा। ओके, क्लियर? तो ये दो बहुत ही बुनियादी चीजें आप नोट डाउन करके रख लो। पहला पॉइंट आपको जो नोट करना है वो ये है कि अगर बरकी बार रुका हुआ हो तो बरकी मैदान तैयार होता है या बरकी सुकूनी मैदान तैयार होता है। अगर बरकी बार हरकत में है तब मैग्नातीसी मैदान यानी मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। ओके, अब हम चलते हैं बरकी रॉ के मैग्नातीसी असर यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस कंसेप्ट पर। आप लोग देखो, आजकल यानी अभी फ़िलहाल हम जिस साल में ये सब हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये साल है 2020। आज से एग्जैक्टली 200 साल पहले चलते हैं। तो 2020 से अगर हम 200 साल पहले जाएंगे तो हम पहुंचेंगे 1820 में। ओके, 1820 में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम है ओरस्टेड। ये नाम आप लोग याद रखिए। ओके, तो 1820 में ओरस्टेड नामी साइंसदान जो हैं, जो साइंटिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने एक बड़ा मज़ेदार एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, आइए अब वो एक्सपेरिमेंट हम भी यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो ये था, उन्होंने एक मेटल वायर लिया ए से लेकर बी तक, और इस मेटल वायर को उन्होंने कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ में। यहाँ पर ये एक बैटरी है, यानी पावरफुल एक ज़्यादा वोल्टेज की एक बैटरी उन्होंने लिया। इस जगह पर उन्होंने एक की लगा दिए। ओके, तो यहाँ पर ये एक की है। इसके बाद उन्होंने एक मैग्नेटिक निडल जो है वो लिया। आप याद रखो, मैग्नेटिक निडल यानी मैग्नातीसी सुई कहते हैं हम उसे उर्दू में। ओके, तो मैग्नातीसी सुई जो है, एक मैग्नेटिक निडल जो है वो बहुत पतला सा मैग्नेट होता है जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुका रहता। यानी अगर आप उसको देखेंगे वो हमेशा शुमाल और जुनूब की डायरेक्शन बताएगा। तो ये वाला जो है नॉर्थ पोल और ये वाला जो है साउथ पोल, और ये इस तरह से इसका ये एक स्टैंड है जिसके ऊपर इसको खड़ा करके रखा हुआ है। ओके, अब ओरस्टेड ने 1820 में क्या देखा उसको आप भी देख लो एक बार। उन्होंने क्या किया था, सिंपल एक वायर लिया, मेटल वायर ए बी, उसके साथ में एक बैटरी लगा दिए, साथ में एक की लगा दिए। उन्होंने देखा कि जब ये की ओपन रहती है, ओपन मतलब ऑफ, ओके, जब ये की ओपन रहती है, ऑफ रहती है, तो ये तार में से कोई करंट नहीं गुजरता, और जब करंट नहीं गुजरता तो ये जो मैग्नेटिक निडल है ये ऐसी की ऐसी रुकी हुई रहती है, एन और एस डायरेक्शन में, नॉर्थ, शुमाल और जुनूब, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर वो रुकी हुई रहती है। कुछ नहीं होता, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, इसके अंदर कोई हरकत नहीं होती। ओके, फिर उन्होंने देखा कि जैसे ही वो इसको प्रेस करते हैं, मतलब जैसे ही इसको ऑन करते हैं, ऑन करते बराबर अब प्लस इधर है तो पॉजिटिव में से ऐसा करंट निकलेगा, फिर ये तार में से करंट ऐसा जाएगा और यहां से घूमकर ये करंट का सर्किट पूरा होगा ऐसा। ओके, तो जैसे ही इस की को ऑन करते हैं वैसे ही इस तार में से करंट गुजरना शुरू हो जाता, और उस सूरत में ये देखा गया कि ये जो एस पोल है ये इधर चले जाएगा। अचानक ये एस पोल ऐसा इसके नजदीक जाता, ये वाला पोल इधर दूर चले जाता, एकदम ऐसा डिफ्लेक्शन आता इसके अंदर।
ओके, और ये डिफ्लेक्शन थोड़ी देर तक ही रहता है, जितनी देर तक ऐसा करंट गुजरेगा उतनी देर तक ये डिफ्लेक्शन ऐसा दिखाता। फिर उन्होंने एक नया काम किया, उन्होंने क्या किया कि ये बैटरी के टर्मिनल्स को पलटा दिए। अब उन्होंने क्या किया, बैटरी के टर्मिनल्स को पलटाने का मतलब उन्होंने इधर निगेटिव लिया, इधर पॉजिटिव ले लिए। अब आप देखो, जैसे ही टर्मिनल्स आप पलटाओगे तो ये करंट की डायरेक्शन पलट जाएगी, ये करंट अब इधर जाना शुरू हो जाएगा ऐसे, इस तरह से, यानी करंट की जो सिमत है वो बदल गई। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, ऐसे जाएगा। जब करंट ऐसे जाने लगा तो उन्होंने देखा कि ये डिफ्लेक्शन भी उल्टा हो गया, ये सुई उल्टी हो गई, ये एन इसके करीब चला गया और एस जो है वो दूर चला गया। ओके, तो 3 बातें यहां पर नजर आई। कौन सी 3 बातें? पहले जब ये की ऑफ थी तो ये मैग्नेटिक निडल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकी हुई थी। जब ये बैटरी को हमने पहली कंडीशन में लगाया, मतलब इधर प्लस और इधर माइनस लगाए, तो ये बैटरी, ये जो मैग्नेटिक निडल है ये ऐसी डिफ्लेक्ट हो गई। ओके, फिर जब हमने बैटरी को पलटा दिए तो ये ऐसी डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब पहले ये ऐसी थी, एक बार उसका डिफ्लेक्शन ऐसा हो गया, अगली बार उसका डिफ्लेक्शन ऐसा हो गया। ओके, तो ये चीज़ होने के बाद उन्होंने क्या किया कि ओरस्टेड ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उनको बड़ी हैरत हुई कि मैग्नेटिक निडल जो है वो डिफ्लेक्ट क्यों हो रही, उसमें क्या वजह है, क्यों डिफ्लेक्शन आ रहा है उसके अंदर। ओके, डिफ्लेक्शन है ना हरकत, उर्दू में उसके लिए वर्ड इंसिराफ इस्तेमाल करते हैं। ओके, लेकिन आप डिफ्लेक्शन समझ सकते हैं इजीली। डिफ्लेक्शन है ना उसमें झुकाव, उसका एक बार ऐसा झुकाव, एक बार ऐसा झुकाव, उल्टा झुकाव। ओके, तो उन्होंने, ओरस्टेड ने ये देखा कि डिफ्लेक्शन हो रहा है करंट गुजारने पर। उनके दिमाग में आया कि दुनिया के किसी भी मैग्नेट को अगर आपको डिफ्लेक्शन देना है तो उसके पास कोई दूसरा मैग्नेट लाना पड़ता। जैसे आप देखो, अगर आपके पास ये एक मैग्नेट है, मान लो इसका नाम है मैग्नेट नंबर 1, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब मैं एक दूसरा मैग्नेट मान लो यहां से लेकर आता हूं, ये मैग्नेट नंबर 2 है, इसका मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल लाऊं और ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल मैं इसके करीब लाने की कोशिश करूं, क्या होगा, ये दूर भागेगा, इसमें हरकत पैदा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इस मैग्नेट के अंदर हरकत कब पैदा हुई, जब आपने ये वाला मैग्नेट सामने लेकर आए, बराबर है। यानी एक मैग्नेट उसी वक्त हरकत करता है जब कोई दूसरा मैग्नेट उसके सामने लाया जाए। यहां पर इस पर्टिकुलर जगह पर ओरस्टेड ने देखा कि ये वाला जो मैग्नेट है ये हरकत कर रहा है जबकि यहां कोई दूसरा मैग्नेट है ही नहीं, बराबर है। यहां इसकी पूरी विसिनिटी के अंदर, पूरे सराउंडिंग के अंदर उसने चेक किया कि गलती से कहीं कोई मैग्नेट है क्या रखा हुआ, लेकिन नहीं था, दूर दूर तक कोई मैग्नेट नहीं है। ओके, जब यहां पर सिर्फ ये एक मैग्नेट है और दूर दूर तक कोई दूसरा मैग्नेट नहीं है, फिर भी ये हरकत दिखा रहा है, कब, जब आप करंट पास कर रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट गुजारने पर यहां पर कुछ तो भी ऐसा होता है जिसकी वजह से ये मैग्नेटिस हरकत में आ जाता। यानी ये जो मैग्नेट NS जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट उस वक्त हरकत करता जब आप इसमें, इस तार में से करंट गुजारते। तो इससे एक चीज उसके जहन में आई और वो बहुत ज्यादा इनकलाबी, बहुत ही रिवोल्यूशनरी बात थी, और वो बात ये थी कि जब आप किसी तार में से करंट गुजारते हैं तो फिर वो तार जो है उसके चारों तरफ यहां पर एक तरह का मैग्नेट बन जाता, एक तरह की मैग्नेटिक फील्ड बन जाती। यानी वो तार खुद एक तरह का मैग्नेट बन जाता, लेकिन कब तक मैग्नेट रहता है, जब तक उसमें से करंट गुजरता है तब तक। ओके, तो जैसे ही यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक निडल जो है ये हरकत करना शुरू कर देती। ओके, ये जो चीज जो डिस्कवर हो गई थी वहां पर ओरस्टेड के जरिए, इसको उन्होंने नाम दिया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इसको उर्दू में हम बोल सकते हैं बरकी रॉ का मैग्नेटिसी असर। यानी यहां पर मेन चीज यह है कि तार AB एक मेटल वायर है जिसमें से करंट गुजारा गया, और करंट गुजारने के बाद उसके चारों तरफ मैग्नेटिसी मैदान तैयार हुआ। मतलब यह कि करंट गुजारने पर मैग्नेटिसी मैदान बना सकते हैं। ओके, तो ये चीज को बोलते हैं, इस फिनोमिनन या ये जो अमल यहां पर हुआ, ये जो मजहर यहां पर तैयार हो गया, इसे हम कहते हैं बरकी रॉ का मैग्नेटिसी असर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इंग्लिश में हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अलाउड टू पास थ्रू ए मेटल वायर, देन मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड इट। This phenomenon is known as magnetic effect of electric current, and this phenomenon was discovered by Oersted in the year 1820, 200 years back. Okay, उर्दू में अगर हम इसकी तारीफ बयान करना चाहें तो ऐसा बोलेंगे हम उसको उर्दू में कि जब किसी मेटल वायर में से करंट यानी बरकी रॉ गुजारते हैं, तब उस मेटल वायर के चारों तरफ मैग्नेटिसी मैदान
तैयार हो जाता है। इस मजहर को, इस अमल को बरकी रॉ का मैग्नातीसी असर कहते हैं। ओके, ये थी कहानी ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट की, और ये इनकलाबी या रिवोल्यूशनरी इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से एक रिवोल्यूशन आया। इसके ज़रिए पूरे फिज़िक्स की दुनिया के अंदर एक इनकलाब जो है वो आ गया। और क्या इनकलाब आया? इनकलाब ये था कि इससे एक चीज़ समझ में आई कि हम बरकी रॉ को गिन सकते हैं। बरकी रॉ एक ऐसी तबई मिकदार, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम गिन सकते हैं, हम उसकी वैल्यू का अंदाज़ा लगा सकते हैं इस मैग्नेट के डिफ्लेक्शन को देखकर। क्योंकि हुआ ये था कि अगर आप इस तार में से कम करंट गुजारोगे तो इसका डिफ्लेक्शन कम होता है, जब आप करंट बढ़ा देते हैं तो इसका डिफ्लेक्शन बढ़ जाता। अब आप एक चीज़ देखो, मैं यहाँ आपके सामने दो नाम लिख रहा हूँ। पहले नंबर पे नाम है इलेक्ट्रिक करंट का, और दूसरे नंबर पे मैं नाम लिखता हूँ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेट का, यानी मैग्नेटिक निडल का। ओके, मैग्नातीसी सुई का। अब मैंने आपके सामने दो चीज़ें लिखा हूँ, और आपको मालूम है कि करंट यानी बरकी रॉ गुजारने पर डिफ्लेक्शन आता है, मैग्नेटिक निडल के अंदर डिफ्लेक्शन आता। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल करता हूँ, इन दो में से कौन सी चीज़ है जो नज़र नहीं आती? तो आप कहेंगे डेफिनेटली कौन सी चीज़ है जो नज़र नहीं आती? वो है इलेक्ट्रिक करंट, ये नज़र नहीं आती। लेकिन कौन सी चीज़ है जो नज़र आती? वो है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन जो है नज़र आती है। जाहिर सी बात है, अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट को गिनना हो, अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करना हो, तो इलेक्ट्रिक करंट तो नज़र ही नहीं आता, फिर आप उसका मेजरमेंट कैसे करोगे? तो इलेक्ट्रिक करंट नज़र नहीं आता, लेकिन उसकी वजह से पैदा होने वाला डिफ्लेक्शन तो नज़र आता। तो डिफ्लेक्शन को देखकर हम इलेक्ट्रिक करंट का अंदाजा लगाएंगे। हम इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं डिफ्लेक्शन को देखकर। ओके, तो ये कंसेप्ट था जिसके जरिए बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट वजूद में आए जिनको लेकर बाद में हम इलेक्ट्रिक करंट को गिन सकते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट जिसके जो इस चीज को बेस बनाकर बनाया गया वो है गैल्वानोमीटर। तो अगर इनकेस अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए, इनकेस अगर ये आने वाले एनटीएससी के एग्जाम में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गैल्वानोमीटर जो है ये जो आला है ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो गैल्वानोमीटर इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बेस बनाकर इस आले को तैयार किया गया। साथ ही साथ आप ये भी याद रखो आप लोग कि गैल्वानोमीटर को यूज करके आप एम मीटर बना सकते हो। ओके, इसको यूज करके आप वोल्ट मीटर बना सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर गैल्वानोमीटर को यूज करके यानी इसको इस्तेमाल करके अगर आप एम मीटर और वोल्ट मीटर बना सकते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का भी बेस वही अमल है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो अगर सवाल आ जाता है कि एम मीटर का या वोल्ट मीटर जो है इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो इन दोनों का या ये गैल्वानोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी बरकी रॉ का मैग्नातीसी असर। इस अमल पर गैल्वानोमीटर मबनी है, इसी अमल पर, इसी मजहर पर एम मीटर और वोल्ट मीटर भी बेस्ड हैं। ओके, मुझे यकीन है कि आपको इतनी पूरी ये जो दास्तान मैंने अभी आपको बताया ये सब आपको समझ में आ गया होगा और आपने मेन पॉइंट्स भी नोट कर लिए होंगे। ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए यहाँ मामला आया कि अगर एक वायर हमारे पास ऐसा हो, ओके, मान लो मैं इसका नाम रख देता हूँ एक्स वाई, और इसमें करंट जा रहा है एक्स से वाई की तरफ। ओके, तो सवाल यह आएगा कि इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी वो कौन सी सिमत में होगी, कैसी होगी, उसका नेचर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बुनियादी तौर पर वो देखने में कैसी होगी। जाहिर है नज़र तो नहीं आएगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है तो सही इसके चारों तरफ, ओरस्टेड ने ये चीज़ साबित किया है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहां से कुछ दूरी पर, मान लो कि आर डिस्टेंस पर, यहां पर एक पॉइंट ले लेंगे इसको समझने के लिए। ओके, इस जगह पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं। मान लो कि मैंने एक पॉइंट पी ले लिया जो कि आर दूरी पर है इस वायर से, इस तार में से आई करंट गुजर रहा है। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखो कि इस जगह पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लेना है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए फिजिक्स की दुनिया के एक बहुत ही अजीमो शान जो साइंटिस्ट गुजरे हैं, मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, उन्होंने एक रूल बताया था और वो रूल बड़ा आसान था। रूल था राइट हैंड रूल।
सीधे हाथ का कानून। ओके, उन्होंने ये कहा कि ये जो वायर है जिसमें से करंट गुजर रहा है, इसको हम अपने सीधे हाथ में पकड़ेंगे और ऐसा पकड़ेंगे कि हमारी 4 उंगलियां घूमी हुई होना चाहिए और अंगूठा निकला हुआ होना चाहिए। तो हमारी ये जो 4 उंगलियां हैं ये हमको बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी सिमत में है। अंगूठा जो है वो हमको करंट की डायरेक्शन बताएगा और ये 4 उंगलियां जो है ये हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। ये रूल, ये जो राइट हैंड थंब रूल कहते हैं इसे। ओके, तो अब आप देखो, मैं आपको ये जो वायर है इसको पकड़ के बताता हूं। ये वायर ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है, तो मैं इसको अपने सीधे हाथ में ऐसा पकड़ूंगा। आप देखो गौर से, आपको नजर आया? आप गौर से देखो, आप अंगूठा जो है ये ऊपर की सिमत में है और ये जो मेरे 4 उंगलियां हैं ये इसके चारों तरफ कर्ल बन गई हैं, ऐसी कर्ल। ओके, कर्व जैसे अंदाज में आ गई, तो कर्ली फिंगर्स और अंगूठा एक्सटेंडेड। ओके, अंगूठी की डायरेक्शन में करंट रहेगा और ये 4 उंगलियां बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड को। अब आपको समझ में आया होगा मैग्नेटिक फील्ड। आप देखो कर्ल बन गई है, गोल बन गई है। थोड़ी देर के लिए आप ऐसा इमेजिन करो कि ये जो वायर है, ये वायर ये वाला पेन है। ओके, और इस पेन को मुझे अपने सीधे हाथ में पकड़ना है, तो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा। तो आपको नजर आया अंगूठा कैसा चला? सीधा ऊपर करंट की डायरेक्शन में, और उंगलियों ने क्या किया? इसको चारों तरफ से घेर लिया, ऐसे ऐसे कर्ल अंदाज में घेर लिया है। इसका मतलब अगर मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनाना हो तो मुझे यहां पर इसको ऐसा घेर लेना पड़ेगा इस अंदाज में, और जब मैं इसको ऐसा घेरूंगा तो यहां पर एक ऐसा सर्कल बन जाएगा। ओके, ये जो सर्कल है सर्कुलर लूप, इसे हम सर्कुलर लूप कह सकते हैं, हल्का कहेंगे इसे सर्कुलर लूप। तो ये एक दायरवी किस्म का एक यहां पे लूप तैयार हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करेगा। अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लेना है, यहां पर हम एक टेंजेंट बना लेंगे। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लेना है, यहां पर हम एक ऐसा टेंजेंट बना लेंगे। यहां लेना है, यहां एक टेंजेंट बना लो। यहां लेना है, यहां एक टेंजेंट बना लो। टेंजेंट की सिमत, और टेंजेंट हर बार बदलते रहेगा क्योंकि सर्कल के ऊपर वो पार्टिकल हर मकाम पर अलग अलग रहेगा। ओके, तो अब आप एक चीज देखो कि ये जो इमेजिनरी सर्कल यहां पर बन गया, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नातीसी मैदान है। और मैग्नातीसी मैदान की अगर हमको सिमत लेना हो तो हम उसकी डायरेक्शन पता करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वहां बनाए गए ममास के जरिए। लेकिन ममास की सिमत कौन तय करेगा? उंगलियां, 4 उंगलियां राइट हैंड के अंदर। ये राइट हैंड के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हमको ये जो 4 हमारी कर्ल फिंगर्स हैं ये हमको बताएंगी कि वो कौन सी सिमत में जाएगा। ओके, तो ये था मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, जिसके जरिए हम मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी सिमत मालूम कर सकते हैं। अब यहां पर आप एक मजेदार चीज और देखो, वो ये है कि अभी मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की सिमत जो है वो टेंजेंट के साथ में होती है। मतलब ये हुआ कि इसके अंदर सिमत यानी डायरेक्शन है। ओके, इसमें सिमत यानी डायरेक्शन है, और जिस चीज में सिमत या डायरेक्शन होती है उसे हम वेक्टर कहते हैं, सिमती मिकदार। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये भी सवाल आपसे एनटीएससी में पूछ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नातीसी मैदान किस तरह की तबई मिकदार होती है। सबसे पहले तो याद रखो मैग्नेटिक फील्ड तबई मिकदार है क्योंकि आप उसको गिन सकते हो, आप उसका बाकायदा मेजरमेंट कर सकते हो। ओके, इसलिए वो तबई मिकदार है। दूसरी चीज, ये एक ऐसी तबई मिकदार है जिसके अंदर सिमत यानी डायरेक्शन है, और अगर डायरेक्शन है तो फिर ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर डायरेक्शन नहीं होती हम बोलते थे गैर सिमती मिकदार यानी स्केलर क्वांटिटी होती थी। फिजिक्स की दुनिया में 2 तरह की तबई मिकदारें होती हैं। ऐसी तबई मिकदारें जिनमें सिमत नहीं होती, जिनमें सिमत नहीं होती उनको स्केलर कहते हैं, गैर सिमती। और जिनमें सिमत यानी डायरेक्शन होती है उन्हें वेक्टर कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो ये भी एक चीज आप अपने जहन में क्लियर कट अंदाज में रखो। अब यहां पर ये मैंने फिगर समझाने के लिए इस तरह से बताया था। ओके, यहां पर और एक चीज आप कर सकते हो। मान लो कि अगर आप इस करंट की डायरेक्शन को पलटा दो, ऐसा कर दो, ओके, ऊपर से नीचे, तो क्या अब अभी भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रहेगी? तो बिल्कुल नहीं। अब मुझे ये जो वायर है इसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा। आप देखो मैंने सीधे हाथ में इसको ऐसे पकड़ा। याद रखो पकड़ना सीधे हाथ में ही है क्योंकि मैक्सवेल का रूल सीधे हाथ का कानून है। तो सीधे हाथ में जब मैं ऐसे पकड़ूंगा तो उंगलियां कैसे आ गई? ऐसे, इस तरह से। मतलब ये एरोस बदल जाएंगे। अगर करंट नीचे जाता है तो वो ऐसे घूम, ऐसा हो जाएगा, उसका मामला ऐसा आ जाएगा। ओके, तो ये थी कहानी मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल की। अब इसको बेस बनाकर आपसे बहुत सारे किस्म के सवालात जो है वो पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैं आपको एक
एक एग्जांपल करा देता हूँ। सपोज़ करो हमने एक वायर लिए ऐसे इस तरह से और इसमें से करंट गुजारना है। ओके, अब जाहिर है करंट गुजारना है तो मुझे बैटरी लगाना पड़ेगा। तो जस्ट ऐसा इमेजिन कर लेते कि यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दिया ऐसे, ये प्लस और ये माइनस। अब आप लोग बोलो करंट कौन सी सिंक में जाएगा? आप सब ध्यान रखो बराबर हर चीज़ को। तो करंट हमेशा प्लस से निकलता है, तो ये करंट ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा। ओके, अब मान लो आपको सवाल ये दे दिया जाए कि यहाँ पर एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट बी है। आपको बताना है कि ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर करंट की डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। मतलब यहाँ बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड कौन सी सिमतों में होगी। ओके, तो आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर दो। जैसे मैं आपको यहाँ राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके बताता हूँ। आप देखो ये तार ऐसे जा रहा है तो इसको ऐसे लेना पड़ेगा। अब ऐसे लेने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे अंगूठा ऐसा लेना पड़ेगा। अब आप गौर से मेरी उंगलियों को देखो, चार उंगलियां घूमकर ऐसे आ रही हैं, ऐसे। तो जब ऐसे आ रही हैं इसका मतलब यहाँ आने के बाद वो क्या करेंगी, इसको अंदर लौटेगी, इसका ममास अंदर जाएगा। ओके, तो यहाँ के हिसाब से अगर मैंने बात किया तो ये अंदर की तरफ गया। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको। अब मैं यहाँ के हिसाब से देखता हूँ। ओके, अब आप देखो ये करंट ऐसे जा रहा है, मुझे इसको ऐसा पकड़ना पड़ेगा, अंगूठा ऐसा जाना चाहिए इसके करंट की डायरेक्शन में। मेरी उंगलियां को देखो आप, चार उंगलियां अभी भी किधर जा रही है, अंदर। मतलब इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये अंदर चला गया। ओके, चलो इसके हिसाब से बात कर लेते हैं। इसके हिसाब से अगर बात करते कैसा पकड़ना पड़ेगा, अंगूठा नीचे आना चाहिए, मतलब मुझे इसको ऐसा पकड़ना पड़ेगा। अब आप गौर से देखो उंगलियां कैसे आ रही है, उंगलियां घूम कर ऐसे आ रही है, ऐसे घूमी हुई उंगलियां ऐसी है। ओके, इसका मतलब ये उंगलियां ऐसी घूमकर ऐसे आ रही है। अब ऐसे आ रही है मतलब यहाँ ये किधर जाएगा, यहाँ का ममास अंदर, तो यहाँ पे अंदर। तो आप देखो कहीं से भी बात करो हर जगह मामला क्या आया कि वो अंदर, यानी परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरेक्शन। तो पॉइंट ए के ऊपर करंट, पॉइंट ए के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो उमूदन अंदर बनेगी। मतलब इस ये जो बोर्ड है, बोर्ड की सतह से वो ऐसा परपेंडिकुलरली ऐसा इनवर्ट जाएगी, अंदर की जानिब जाए, उमूदन अंदर की तरफ जाएगी। ओके, यहाँ पर आप और एक चीज़ देखो कि इसी तार को यूज़ करके आप पॉइंट बी को भी डिसाइड कर सकते हो। कैसे डिसाइड करेंगे, देखो ये तार है, इसको आपको राइट हैंड में ऐसा पकड़ना पड़ेगा, या ऐसे आप इसको देखो। अब जैसे मैंने इसको ऐसे पकड़ा तो मेरी चार उंगलियां कैसे आ गई, घूमकर इसी बाहर से निकल कर ऐसे आएगी ना, ऐसे 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 घूमकर आएगी। मतलब यहाँ का मामला ऐसा होकर ऐसा निकलेगा। तो अगर ये ऐसा निकलकर बाहर आता है तो ये ऑटोमेटिक ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी, तो यहाँ उसकी सीमत होगी बाहर की जानिब। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिसी मैदान या मैग्नेटिक फील्ड उमूदन बाहर की तरफ होगी, मतलब वो ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ये वाला वेक्टर ऐसा जाएगा, यहाँ का वेक्टर ऐसा उमूदन अंदर जाएगा। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गई होगी। इस तरह की और बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो है वो बनाई जा सकती हैं। जैसे चलो एक एग्जाम्पल ले लेते, मान लो कि एक तार है जिसको हमने ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है इस अंदाज में। ओके, अब इसके अंदर मैं एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ पॉइंट ए, एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ पॉइंट बी, और सवाल वही वाला है कि बताओ पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मतलब कौन सी सिमत में होगी। ओके, तो आप याद रखो इसमें से अगर करंट ऐसे जा रहा है तो ये करंट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और आखिरी में ऐसे निकल जाएगा। ओके, अब आप इन तीन जो साइड है, तीन में से कोई भी साइड लेकर आप राइट हैंड थंब रूल लगा दो। चलो ये वाली साइड ले लेते, इसको अगर लेने के, अगर मुझे करंट को ये डायरेक्शन में बताना है तो ऐसे पकड़ना पड़ेगा। देखो आप, ये अंगूठा करंट की डायरेक्शन में आ गया, चार उंगलियां ऐसी बनी, कर्ल ऐसा बना, मतलब यहाँ से ऐसे, तो इस जगह पर हमको क्या मिला, बाहर की जानिब, उमूदन बाहर की जानिब। ओके, ये वाले पॉइंट को ले लेते, यहाँ पर ये करंट की डायरेक्शन कौन सी है, इधर ऐसे, इसको मुझे ऐसे पकड़ना पड़ेगा, तो उमूदन ऐसा जाकर ऐसा। ओके, आप देखो उमूदन ऐसा जाके ऐसा, तो ऐसा जाकर ऐसा जा रहे, मतलब यहाँ पर मामला कौन सा हो गया, अंदर, तो इस जगह पर मामला आ जाएगा अंदर की जानिब। ओके, क्लियर। आप लोग अगर एक बार फिर से चेक करो, इनके हिसाब से चेक कर लो। ये हिसाब से अगर चेक करेंगे तो इसको ये ऐसा लेना पड़ेगा, देखो ये ऐसे, चार उंगलियां देखो आप मेरी बाहर आ गई, बाहर की सिमत में, तो ये बाहर निकलता हुआ बन गया। इसको चेक करना है, इसको आप यहाँ के हिसाब से चेक कर लो, यहाँ के हिसाब से कहीं से भी करो, इसके हिसाब से करना है, ये ऐसे करना पड़ेगा। देखो उंगलियां कैसी आई, उंगलियां ऐसी घूमकर आई, मतलब ऐसे घूमकर ऐसी जाएंगी, तो ये पॉइंट अंदर जाएगा, ये यहाँ अंदर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी सिमत मालूम करने के लिए। ओके, अब यहाँ पर हम एक और चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगी। ओके, तो देखो एक हम इसको फिर से बना लेते हैं। यहाँ पर
मान लो कि ये एक्स वाई है और ये यहाँ पे करंट आई पास हो रहा है। ओके, और जैसा कि अभी हमने देखा था कि इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो वो ऐसी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही होता है। ओके, उनको कॉन्सेंट्रिक यानी उनका जो हम मरकज, उर्दू में हम उसको नाम अगर देना चाहें तो हम मरकज़वी दायरे कहेंगे। ओके, तो सपोज करो यहाँ पर इस जगह पर पॉइंट पी लिए। अब आप एक चीज़ देखो, पॉइंट पी यहाँ ले लेते, पॉइंट क्यू यहाँ ले लेते, पॉइंट आर यहाँ ले लेते, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स ले लेते। ओके, 3 पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट पी क्यू और आर में से ज़्यादा बड़ी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगी, पावरफुल मैग्नेट कहाँ पर होगा, यानी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगी, तो डेफिनेट जवाब होगा कि पॉइंट आर पर। क्यों होना चाहिए ऐसा? उसका रीज़न ये है कि ये एकदम नज़दीक है इस वायर से। जब आप इस वायर के एकदम नज़दीक रहेंगे तो जितने नज़दीक रहेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर बनेगा, और जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कमज़ोर होती जाएगी। ओके, तो जब आप इस वायर के करीब होंगे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होंगी, जब आप इस वायर से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लगातार कम होती जाएगी। इसका मतलब अगर आप ये सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, तो हम ये बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट आर इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट क्यू इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट बी। याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत है उसे बी से जाहिर करते हैं और उसे मैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता। ओके, उर्दू में हम उसे कहेंगे मैग्नातीसी अमाला। ओके, उर्दू में मैग्नातीसी अमाला। और मैग्नातीसी अमाला क्या होता है? मैग्नातीसी अमाला सिर्फ मैग्नातीसी मैदान के पावर को जाहिर करेगा, उसकी तेजी को, उसकी हिद्दत को वहां पर वो जाहिर करेगा कि वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है वो कितनी है। वो चीज़ को हम मैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए जाहिर करेंगे। ओके, और डेफिनेटली ये एक वेक्टर है, यानी जैसा अभी हमने बात की थी कुछ देर पहले। तो अगर मान लो इस तरह का अगर एक डायग्रामेटिकली अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि ये 3 पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगी, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड आर पर होगी। और क्यों होगी? क्योंकि आर, ये जो आर पॉइंट है इसका फासला सबसे कम है। ओके, अब अगर हम फासले को मान लो आर से अगर डिनोट कर दें, ओके, आर से अगर हम फासला डिनोट करें तो हमको एक रूल यहां पर मिल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्या रूल मिला हमको यहां पर कि मैग्नेटिक इंडक्शन जो है, मैग्नातीसी मैदान जो होता है, तो मैग्नातीसी मैदान का फासले के साथ में उल्टा ताल्लुक है। फासला अगर कम है तो मैग्नातीसी मैदान ज्यादा है, फासला बढ़ाओगे तो मैग्नातीसी मैदान कम होते जाएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नातीसी मैदान का फासले के साथ में उल्टा रिलेशन है। तो ये हमको एक रिजल्ट मिला, पहला रिजल्ट। ओके, अब एक दूसरा रिजल्ट की तरफ आते हैं हम लोग। एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मान लो कि आपने यहाँ से करंट गुजारे 1 एम्पियर। ओके, और कोई भी पॉइंट पी के ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड नोट कर लिए। सपोज करो उसकी कीमत आ गई B1। ओके, यानी 1 एम्पियर के लिए B1। फिर आपने करंट 1 एम्पियर बंद कर दिए, फिर आपने 2 एम्पियर गुजारे, फिर आपने पॉइंट बी के ऊपर, पॉइंट पी के ऊपर आपने फिर से मैग्नेटिक फील्ड जो है चेक करे, आपको उसकी कीमत मिल गई B2। आप बता सकते दोनों में से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होंगी? 1 एम्पियर के लिए B1, 2 एम्पियर के लिए B2। ओके, तो क्लियर कट कॉमन सेंस की बात है कि मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से पैदा हुई है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है करंट की वजह से। आप लोग सोचो, अगर करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होंगी, करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होंगी। अगर 1 एम्पियर करंट गुजारोगे तो B1 तैयार हुआ, तो डेफिनेटली ये B1 कम होगा, कमज़ोर होगा, क्योंकि 2 एम्पियर गुजारेंगे तो B2 तैयार हुआ। इसका मतलब B1 इज लेस देन B2। ओके, अगर आपने यहाँ पर 3 एम्पियर करंट गुजारा और उसके ज़रिए अगर B3 करंट तैयार हो गया, तो हमको यहाँ पर इसको ऐसा लेना पड़ेगा, B3 करंट सबसे बड़ा रहेगा, B1 सबसे कमज़ोर करंट। आया समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब ये है कि ये जो मैग्नातीसी मैदान जो तैयार होता है ये दरअसल करंट पर भी डिपेंड करता है। ओके, बल्कि करंट पर तो ये पहले डिपेंड करेगा क्योंकि ये करंट की वजह से ही पैदा हुआ है। ओके, तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नातीसी मैदान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के साथ में। ओके, तो B प्रोपोर्शनल टू 1/R और B प्रोपोर्शनल टू I। ओके, क्लियर? तो 2 फैक्टर हैं जिनके ऊपर मैग्नातीसी मैदान डिपेंड करता है। अब यहां पर आप एक चीज देखो, मैग्नातीसी मैदान
प्रोपोर्शनल टू 1/r, मैग्नेटिसी मैदान प्रोपोर्शनल टू I, दोनों को मिक्स करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा I/r। ओके, और अगर ये प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं तो इक्वल टू आएगा और साथ में एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा ले सकते हैं B इज इक्वल टू ए कांस्टेंट K इंटू I/r। मे भी पॉसिबल है कि अगर ये चैप्टर में से किसी टाइप का अगर कोई प्रॉब्लम बनाने की कोशिश की जाए तो हो सकता है वो इस तरह के फॉर्मूले के ऊपर प्रॉब्लम बना सकते हैं। ओके, लेकिन आप अपना आइडिया बिल्कुल क्लियर कट रखो। मैग्नेटिसी मैदान जो होता है वो सिर्फ दो लोगों पे डिपेंड करता, I पर और R पर। I पर उसका ताल्लुक सीधा है रास्त तनासुब यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और R के साथ में उसका उल्टा तनासुब यानी माकूस तनासुब यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन। ओके, तो B का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I और B का इनवर्सली प्रोपोर्शनल R ये रिलेशन होता है। और प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हम लोग K ले सकते हैं। हम ये चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि ये K कौन है, हम आगे चल कर इन्हें इसके बाद अगला जो सिलेबस जो होता है आगे यानी जूनियर कॉलेज लेवल का जो सिलेबस होगा वहाँ पर हम इस K को भी डिराइव करेंगे। इसकी भी एक ख़ास वैल्यू होती है और वो हम देखेंगे उसकी वैल्यू वगैरह क्या होती है, वो सब बात की बातें हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आप NTSC के लेवल तक आपको जस्ट इतना जो है आना चाहिए, इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ओके, ये था मामला मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ओके, अब यहाँ पर हम एक और पॉइंट जो है वो एक डिस्कस कर सकते हैं। सपोज़ करो कि हमने एक मेटल वायर लिए और उसको इस तरह का शेप दे दिए, दायरा मतलब सर्कुलर लूप। ओके, और इसमें से करंट I पास करे। जाहिर है ये करंट I ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा और घूम कर वापस जाएगा। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि अब आप बताओ कि अब मैग्नेटिक फील्ड कौन सी सिमत में होगी। ओके, तो दो पॉइंट हम ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं पॉइंट A सेंटर में, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं B बाहर। ओके, जाहिर है यहाँ भी लिए तो भी बात वही होगी, तो चलो यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं C। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट A पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सी सिमत में होगी तो हम कोई मसला नहीं है, हम राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पकड़ेंगे, एक तार लेंगे, उसको सीधे हाथ में पकड़ लो, सीधे हाथ में पकड़े, अंगूठा एरो के सिमत में आना चाहिए। अब आप देखो अंगूठा ऊपर की सिमत में गया, मेरी फिंगर्स कैसी आई, ऐसी घूमकर कर्ल्ड इस तरह से आई। इस तरह से आने का मतलब ये हुआ कि ये दो जगह पर मैं अपने डायरेक्शंस बता सकता हूँ। करंट उंगलियां ऐसी आई थी, कर्ल होकर ऐसी निकली है, इसका मतलब यहाँ पर उसकी सिमत अंदर है, यहाँ पर उसकी सिमत बाहर है। क्लियर? अब मैं इसको डिसाइड कर लेता हूँ, इसके हिसाब से बात करेंगे तो मुझे ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, तो मुझे ये पेन को ऐसा पकड़ना पड़ेगा। अब आप मेरी उंगलियों को देखो, अंगूठा देखो करंट की डायरेक्शन में आ गया, और चार उंगलियां कैसे आ गई, ऐसे घूमकर, मतलब यहाँ पर उनकी सिमत ऐसी बनी इस तरह से। तो एक बार फिर यहाँ पर क्या हुआ, अंदर, यहाँ पर क्या हुआ, बाहर। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो डिसाइड कर लिए एक सर्कुलर लूप के अंदर। ओके, तो सर्कुलर लूप के अंदर जो मामला होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो यहाँ पर इस तरह की बनेगी, मतलब इस तरह की ऐसी बनेगी ऐसे, और यहाँ पर उसका मामला रहेगा कैसे, इस तरह से, इस अंदाज में। आप लोग देखो सिमतें अपोजिट हो गई हैं। अगर आपने गौर कर रहे हो, अगर इस जगह पर मुझे एक लूप बनाना, सर अगर मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर बनाना हो ऐसे इस अंदाज में, तो कैसे बनाना पड़ेगा, ये ऐसे, ये ऐसा जाकर ऐसे आएगा, मतलब ऐसे यहाँ से ऐसा अंदर जाएगा, फिर ऐसा निकल कर बाहर आएगा। और अब यहाँ अगर मुझे बनाना है, इस जगह पर अगर बताना है, तो यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर वो ऐसे अंदर जा रहा है, और यहाँ से बाहर निकलना है तो बाहर निकलना मतलब ऐसे, यहाँ से अंदर जाना तो ऐसे, इस तरह से। आप देखो एग्जैक्टली अपोजिट, बराबर है। तो जब हम एक सर्कुलर लूप लेते हैं, सर्कुलर मेटल वायर लेंगे और उसमें से करंट गुजारेंगे, तो उसके दो जो डायगोनली अपोजिट जो एंड होते हैं, वहाँ की मैग्नेटिसियत या वहाँ का जो मैग्नेटिसी मैदान है वो बिल्कुल अपोजिट नेचर का होता है। ओके, यहाँ पर सर्कुलर इस तरह से अंदर बनेगा और यहाँ पर उसका मामला ऐसा आएगा। क्लियर? तो ये एक चीज़ आप याद रखो। इससे और एक बात समझ में आती है कि अगर मान लो मैं इसको नॉर्थ पोल का नाम दे दूँ और इसको साउथ पोल का नाम दे दूँ, ओके, थोड़ी देर के लिए जस्ट मैं आपको अभी और क्लियर करूँगा कि नॉर्थ और साउथ पोल का मीनिंग रियल में क्या होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्कुलर लूप है ये खुद एक मैग्नेट बन गया है, क्योंकि इसके अंदर दो पोल तैयार हो गए, एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक सर्कुलर लूप लेंगे और उसमें से करंट गुजारेंगे तो वो एक मैग्नेट बन जाएगा। इट बिहेव्स लाइक ए
डायपोल मैग्नेट, मतलब वो एक दो कुतबी मैग्नेटिस के तौर पर अमल करेगा। उसके अंदर दो कुतबे नजर आएंगे, एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल। ओके, क्लियर। तो ये कहानी थी सर्कुलर लूप में से करंट गुजारने की और मैग्नेटिसी मैदान तैयार करने की, यानी मैग्नेटिक फील्ड इन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ओके, तो ये हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बेस बनाकर हमने यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल्स थे वो हमने देखे। अब आप याद रखो कि 1820 के बाद तकरीबन 50-60 साल गुजरे और उसके बाद एक और साइंटिस्ट जो है वो आए दुनिया में और उन्होंने एक अजीम शान एक्सपेरिमेंट किया। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम है माइकल फैराडे। ओके, माइकल फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने एक्चुअली दो एक्सपेरिमेंट्स किए और वो जो दो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे उससे उन्होंने एक ऐसी चीज़ डिस्कवर की है जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बिल्कुल अपोजिट थी। ओके, अब एक्चुअली फैराडे ने क्या किया और क्या चीज़ हुई वो मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग पूरा ध्यान इधर दीजिए। आप लोग देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी बर्की-रॉ का मैग्नेटिसी असर, इसके अंदर हमने क्या किए थे? हमने एक करंट लिए थे यानी बर्की-रॉ लिए, उसको एक मेटल वायर में से गुजारे और मेटल वायर में से गुजारने की वजह से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तैयार हुई। यानी यहाँ पर आप गौर करो, करंट जो है ये वजह बना मैग्नेटिक फील्ड का, या मैग्नेटिक फील्ड का को जनरेट करने वाली चीज़ अगर कोई है तो वो करंट है। यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड को तैयार करे। ओके, तो जिस ज़माने में ये डिस्कवर हुआ 1820 के अंदर, उसके बाद से लेकर जो अलग अलग जो साइंटिस्ट थे दुनिया के अंदर उन सब के दिमाग में आया था कि अगर ये अमल होता है तो फिर इसका उल्टा भी होना चाहिए। अब इसका उल्टा क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को लेकर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकें? ओके, क्या हम मैग्नेटिक फील्ड को लेकर यानी क्या हम मैग्नेटिसी मैदान को लेकर बर्की-रॉ पैदा कर सकते हैं? क्या हम इलेक्ट्रिक करंट हासिल कर सकते हैं मैग्नेट के जरिए? हमको मालूम है हम करंट जो है बर्की-रॉ जो है वो हम बैटरी के जरिए तो हासिल करते हैं, वो कोई मसला नहीं है, बैटरी के जरिए सेल के जरिए हम करंट हासिल कर लेते, लेकिन क्या हम मैग्नेटिक फील्ड के जरिए भी करंट पैदा कर सकते? ये ख्याल जब साइंटिस्ट को आया तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगहों पर जो है एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन जो साइंटिस्ट इसके अंदर कामयाब हुए उनका नाम है माइकल फैराडे। वैसे फैराडे के अलावा एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है हेनरी, तो वो भी कामयाब हुए थे और उन्होंने भी यानी हेनरी जो है उन्होंने भी इस चीज़ को प्रूफ किया था जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। यानी माइकल फैराडे और हेनरी ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुल्कों के अंदर अलग इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से अलग अलग उन्होंने अलग अलग तजुर्बात किए और ये प्रूफ किया कि मैग्नेटिक फील्ड को लेकर आप इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड को लेकर यानी मैग्नेटिक फील्ड आप लेंगे और उसको लेकर आपको इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करना आ जाएगा। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करोगे, ये वाला जो अमल है इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी बर्की मैग्नेटिसी अमाला। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब यहाँ पर मैंने बोला बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, रियल में क्या होता है उसको अब आप एक बार समझ लो। आप देखो, फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, मैं वो एक्सपेरिमेंट को आपको यहाँ पर एकदम सिंपल वे में बताता हूँ। उन्होंने एक कॉइल लिया, आप याद रखो कॉइल का मतलब एक वायर होता है जिसको स्प्रिंग जैसा गोल घुमा दिया जाता। ओके, अगर आप इस स्प्रिंग को छोटा सा रखेंगे तो कॉइल बोलेंगे, और अगर आप इस स्प्रिंग को ऐसा बहुत ज़्यादा लंबा ले लेंगे तो उसे सोलेनॉइड कहेंगे। दोनों का मीनिंग वन एंड सेम है। ओके, यहाँ पर हम एक बैटरी ले लेते हैं इस जगह पर, और नहीं, इसमें बैटरी लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम एक गैल्वेनोमीटर ले लेंगे। एक हमने यहाँ पर क्या किया, एक कॉइल लिए, उसके साथ में एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिए। अब यहाँ पर एक मैग्नेट लेना है, ये एक मैग्नेट लिया गया NS मान लो, और जब इस मैग्नेट को हरकत देते हुए करीब लेकर लाए, ओके, तो आप देखो कि जैसे ही इस मैग्नेट को नज़दीक लाएंगे ये एकदम से डिफ्लेक्शन बताएगा। मान लो कि इसने ऐसा डिफ्लेक्शन बताया, ओके,
और जैसे ही इसको दूर लेकर गए इसने वापस डिफ्लेक्शन बताया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, मैं एक बार फिर ये एक्सपेरिमेंट पूरा डिटेल्स में आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले गैल्वेनोमीटर जो होता है तो उसकी सुई ऐसे बीच में रहती, जीरो। गैल्वेनोमीटर जो रहता, आप देखना जब भी आप गैल्वेनोमीटर देखोगे तो उसकी जो सुई है वो हमेशा ऐसी खड़ी रहती, जीरो पे रहती नॉर्मल कंडीशन में। मान लो कि आपने एक कॉइल लिया और उसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच करे, आप देखेंगे गैल्वेनोमीटर की सुई कहाँ रहेंगी, जीरो पर, कोई नहीं, कोई मैग्नेट नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब ये जीरो डिफ्लेक्शन। अब आप दूर एक मैग्नेट लो, काफ़ी दूर, और इस मैग्नेट को आप एकदम करीब लाओ, स्पीड के साथ में उसको इसके करीब लाओ। जब आप इस मैग्नेट को एकदम स्पीड के साथ इसके करीब लाएंगे, आप देखेंगे कि ये गैल्वेनोमीटर जो है इसकी सुई ऐसी चलेगी, यानी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बता दिया मान लो उसने। ओके, अब आप एक काम करो, इस मैग्नेट को इसके बिल्कुल करीब यहां लाकर रोक दो, इस जगह पे लाकर रोक दो, एकदम करीब, कॉइल के एकदम नजदीक लाकर इसको रोक दिए। जब आप इसको एकदम करीब लाके रोक देंगे, आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर वापस जीरो हो जाएगा, एक बार फिर जीरो हो जाएगा। अगर आपने मैग्नेट को लाकर रोक दिए तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको दूर लेके जाओ, जब आप इसको दूर लेके जाएंगे तो ये फिर डिफ्लेक्शन बताएगा, इस बार ये निगेटिव डिफ्लेक्शन बताएगा। पहले मान लो कि पहले उसने पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बताया था, तो अब निगेटिव डिफ्लेक्शन बताएगा। तो अब आप एक चीज़ देखो, गैल्वेनोमीटर के साथ में हमने टोटल मिला के 4 काम किए, 4 अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हुई। नंबर 1, पहली चीज़, गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो डिफ्लेक्शन मिला जब मैग्नेट नहीं था। ओके, जीरो डिफ्लेक्शन पे था। इसके बाद नंबर 2, गैल्वेनोमीटर ने पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बताया जब मैग्नेट को करीब लाए। उसके बाद नंबर 3, जब मैग्नेट को करीब लाकर रोक दिए तो उसने वापस जीरो डिफ्लेक्शन बताया। ओके, और उसके बाद नंबर 4, जब मैग्नेट को दूर लेकर गए उसने निगेटिव डिफ्लेक्शन बताया। तो टोटल मिलाकर कितने ऑब्जर्वेशन हो गए गैल्वेनोमीटर के? 4 ऑब्जर्वेशन। पहले मैग्नेट नहीं है तो जीरो डिफ्लेक्शन, तीसरे नंबर पर मैग्नेट है, करीब रखा हुआ है, नजदीक है, रुका हुआ है, तो भी डिफ्लेक्शन जीरो है। डिफ्लेक्शन कब बताया? जब मैग्नेट हरकत में आया, जब मैग्नेट करीब लाए पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, जब मैग्नेट दूर लेकर गए निगेटिव डिफ्लेक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि ये कॉइल के अंदर मैग्नेटिसियत, जब आप इस मैग्नेट को नजदीक लाते हो तो मतलब ये कि यहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हो। तो जब यहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक इसके अंदर करंट जनरेट होगा और वो आपको यहां पे करंट बताएगा। जब आप इसको दूर लेके जाएंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होती जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो भी ये करंट, तो भी उस वक्त भी ये डिफ्लेक्शन बताएगा, मतलब उस वक्त भी इसमें करंट तैयार हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कॉइल में जो करंट पैदा होता है उसे इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ओके, अमाली बरकिरो, अमाली बरकिरो का मतलब होता है ऐसा यानी इंड्यूस्ड करंट का मतलब रहता है ऐसा करंट जो इंडक्शन की वजह से डेवलप हो। ओके, बैटरी की वजह से नहीं बल्कि इंडक्शन की वजह से। तो इंडक्शन की वजह से जो करंट पैदा, इसमें जो करंट पैदा हो रहा है वो इंडक्शन की वजह से हुआ। तो वो करंट कब डेवलप हुआ? लेकिन वो करंट उस वक्त डेवलप हुआ जब आपने मैग्नेट को करीब लाए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाए। वो करंट उस वक्त भी डेवलप हुआ जब आपने मैग्नेट को दूर लेकर गए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को आपने कम करे। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने पर या मैग्नेटिक फील्ड को कम करने पर कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट या अमाली बरकिराव पैदा होती है और उसकी वजह से ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताता है। ओके, तो ये जो अमल था इसको उसने नाम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, यानी बरकी मैग्नेटिसी अमाला का। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम आज के इस लेक्चर का लास्ट आखिरी पॉइंट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। वो ये है कि मान लो आपने यहाँ पर एक कॉइल लिए और इस जगह पर आपने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए और अब आपने यहाँ पर एक मैग्नेट लिए। ओके, और ये मैग्नेट N और S इस तरह से है। आप देखो कि जब आप इसको करीब लाते हो तो ये एक डिफ्लेक्शन बताता, जब आप दूर ले जाते हो तो ये अपोजिट डिफ्लेक्शन बताता। इसका मतलब ये हुआ कि करीब लाने पर यहाँ जो मैग्नेटिसियत पैदा होंगी, जो मैग्नेटिज्म यहाँ होंगी वो अलग टाइप की होती होंगी, और जब दूर ले जाते होंगे तो वो फिर एकदम अपोजिट उल्टी टाइप की मैग्नेटिज्म आती होंगी। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक और साइंटिस्ट जो हैं वो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उन साइंटिस्ट का नाम है लेंस। ओके, लेंस नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने एक मज़ेदार बात ये बताए कि जब
आप मैग्नेट को इस कॉइल के करीब लाते, यहाँ पर ये जो चीज़ है आप देखो, ये जो चीज़ है ये एक मैग्नेट है और ये जो चीज़ है ये एक कॉइल है। जब आप मैग्नेट को इसके करीब लाते तो ये कॉइल में भी मैग्नेटिज्म आ जाती। और अब आप एक चीज़ देखो, अगर ये कॉइल अगर इस कॉइल में मैग्नेटिज्म आएगी तो डेफिनेटली वो मैग्नेटिज्म कैसी रहेगी? मैग्नेटिज्म का मतलब ही है उसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। तो नॉर्थ और साउथ पोल होंगे तो सवाल ये आएगा कि इसमें नॉर्थ पोल किधर आएगा, साउथ पोल किधर आएगा? तो आप याद रखो, अगर आप इस मैग्नेट को करीब ला रहे हो तो यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा, यहाँ साउथ पोल बनेगा। ये वाले केस में अगर मैग्नेट नज़दीक ला रहे हो, एन पोल को अगर नज़दीक ला रहे हो तो यहाँ पर एन पोल बनेगा। और अब आप देखो कितनी मज़ेदार बात है, लेंस ने जो चीज़ डिस्कवर किया वो कितनी मज़ेदार चीज़ है। उन्होंने ये बताया कि जब आप नॉर्थ पोल को इसके करीब लाएंगे तो ये कॉइल का नॉर्थ पोल यहाँ बनेगा। अब ये नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है। डेफिनेटली आपको सबको मालूम है कि नॉर्थ पोल जो रहते, यानी एक जैसे जो पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते। तो ये जो कॉइल है ये इस मैग्नेट को पसंद नहीं करेगा, यानी इस कॉइल के अंदर पैदा होने वाला जो मैग्नेटिज्म है वो इस मैग्नेट को पसंद नहीं करेगा, वो उसको दफा करने की कोशिश करेगा, वो उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, आने नहीं देगा करीब। आया ध्यान में? ये चीज़ लेंस ने डिस्कवर किए थे। ओके, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप इस मैग्नेट को दूर ले जा रहे हो, मान लो कि अगर आप इसको दूर ले जाना चाह रहे हो, तो जैसे आप इसको दूर ले जाने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन पलट जाएगी, और करंट की डायरेक्शन अगर पलट गई तो यहाँ की पोलैरिटी भी बदल जाएगी। यानी इसके ये जो कॉइल के अंदर के जो मैग्नेटिज्म है उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर एस पोल आ जाएगा, यहाँ पे एन पोल आ जाएगा। ओके, अब आप देखो, आप इस नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हो, एक्चुअली पूरे मैग्नेट को, मतलब नॉर्थ पोल को आप दूर ले जा रहे हो और यहाँ पे साउथ पोल आ गया। लेकिन साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में अट्रैक्शन होता है, कशिश। मतलब ये जो मैग्नेट, ये जो कॉइल है, ये अब उस मैग्नेट को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करेगा, कशिश करेगा। कब कशिश करेगा? जब आप उसको दूर ले जा रहे हो। तो अपोजिट मामला है, जब आप मैग्नेट को करीब लाते हैं वो उसको करीब नहीं आने देता, वो दफा करता है। और जब आप मैग्नेट को दूर ले जाने की कोशिश करते हैं तब ये कॉइल की जो मैग्नेटिज्म है वो उसको अट्रैक्ट करती है, मतलब वो उसको करीब बुलाने की कोशिश करती है। तो मैग्नेट करीब लाओगे तो दफा करेगा, मैग्नेट को दूर ले जाओगे तो वो कशिश करेगा। मतलब ये कि कॉइल जो है वो मैग्नेट को कभी भी लाइक नहीं करता। वो यानी कॉइल मतलब कॉइल के अंदर की मैग्नेटिज्म, कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिज्म तैयार होगी वो बाहर वाले मैग्नेट को लाइक नहीं करती है। और ये है लेंस का कानून। ओके, लेंस ने ये एक इंपॉर्टेंट कानून यहाँ पे डिस्कवर किया था। अब इसी के साथ जुड़ी हुई अंदाज में एक आखिरी पॉइंट जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मीनिंग कौन सी सिम्त की मैग्नेटिक फील्ड होती है। यानी हम कैसे समझेंगे कि नॉर्थ पोल अगर है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, और अगर साउथ पोल है तो वहां कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सी सिम्त वाली मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखिए, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। तो अगर मुझे नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो मैं एक काम करूंगा, मैं इस एन को पकड़कर ऐसा घुमा दूंगा और ये एन को पकड़कर ऐसा घुमा दूंगा। अब आप गौर से देखो, ये डायरेक्शन कौन सी बन गई? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई वो एंटी क्लॉकवाइज हुई। आया समझ में सब लोगों को? अब आप देखो साउथ पोल के लिए कितना आसान है। साउथ को देखकर, यानी ये जो टर्मिनल इधर जा रहा है तो मैं इसी को आगे बढ़ा देता हूँ ऐसे, ये जो है इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ ऐसे। अब आप देखो ये चीज़ ऐसी बन गई और ये सिम्त कौन सी है? क्लॉकवाइज। इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर भी साउथ पोल रहेगा वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज सिम्त में रहेगी। तो अब अगर आपको ये पिक्चर समझ में आ गया होगा और अगर आपके दिमाग में ये बैठ गया होगा तो आप इससे रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपसे पूछे तो आप जवाब दे सकते हो। यानी अगर आपसे पूछेंगे मैग्नेट का अगर एन पोल है तो बताओ वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड कौन सी सिम्त में है, तो डेफिनेटली उसका आंसर क्या रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज सिम्त में रहेगी। साउथ पोल अगर है तो वहाँ कौन सी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी? वहाँ क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, क्लॉकवाइज सिम्त में। नॉर्थ पोल पर एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोल पर क्लॉकवाइज। क्लियर? तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ रिलेटेड थे। ओके, इनके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स इनके साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे फॉर्मूले भी हो सकते हैं, लेकिन वो आपके 10th लेवल पर या NTSC के लेवल तक वो नहीं है या उनको आपको नहीं देखना है। ओके, इसके अलावा डेफिनेटली
आप लोगों ने जनरेटर वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। तो जनरेटर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड होता है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर जो लोग बेस्ड होते हैं तो वो उनका काम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करना है। तो आप एक हिंट याद रखो, जनरेटर कौन होगा? जो जनरेट करेगा। तो क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे डिपेंड करेगा। उसके उलट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे कौन डिपेंड करेगा? जिसके अंदर आप करंट दोगे और जो मूव होगा, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर। किसी भी तरह की कोई मोटर वगैरह को आप इमेजिन करो, तो मोटर का जो काम रहेगा, इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह का जो काम रहेगा वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड होगा। चलो ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ चीज़ें अगर आपको कोई भी पॉइंट अगर इनसे रिलेटेड या इनके अलावा अगर कोई पॉइंट आपको डिस्कस करना हो या कोई पॉइंट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं और फिर इंशाल्लाह उसको अगले वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए स्टडी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।